अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? ये वीकेंड तो पूरा पीएसएल के नाम हुआ होगा क्योंकि 6 टीमें हैं और 6 की 6 मतलब प्राइमरीली प्लीज हम इलेक्शंस को कब तक खींचेंगे? नहीं हुआ और बहुत कुछ हुआ। मतलब एक तो ये कि लाहौर कलंदर मैच हार गया। अच्छा, तो हम फिर दूसरा ये कि हमारे समंदर में बट कहना ये था कि सारी 6 टीम्स की कारकर्दगी जो है हमने पिछले 2 दिनों में देख ली। थैंक यू। अच्छा जी, वो तो हो गया। अच्छा, अब बताओ। मेरा वीकेंड कुछ बहुत मुनासिब नहीं गुजरा। होमा seems to be really happy, but एक तो ये कि लाहौर कलंदर मैच हार गया। नेचुरली इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारा तो होमा को तो खुशी होनी ही है। भाई मैं हर टीम के साथ हूँ ना, ये पता नहीं अब 9 पीएसएल हो चुके हैं, यू नो मी। अच्छा, एक बेहतरीन ऑल्दो ओपनिंग सेरेमनी थी। फिर क्या हुआ, हमारे समंदर की तहों में कुछ शरीर शार्क्स एसेट्स आपने अपनी आंखों से देखी? नहीं। आप गए हुए थे बीच पे और आपको एक टेल नजर आई। जब आपके साथ हुआ नहीं तो आपका वीकेंड इससे क्यों मुतासिर हुआ? हमारा वीकेंड इससे इसलिए मुतासिर हुआ क्योंकि वो जो शरीर शार्क्स है ना, वो हमारे इंटरनेट की तारें काट जाती हैं। तो जब इंटरनेट की तारें काट जाती हैं तो फिर हमारा सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बैठ जाते हैं, रिफ्रेश नहीं हो रहे होते हैं। और अभी भी नहीं हो रहा है हमारा एक्स जो है रिफ्रेश। और कल थोड़ी देर के लिए चलना शुरू हुआ था, परसों फिर कुछ ऐसी सूरत हाल थी। लेकिन ये कौन समझाएगा कि इन शार्क्स को काबू करना पड़ेगा? ये गलत बात है। इन चीजों से कौन समझाएगा? हम समझाएंगे ना, यहाँ बैठे हुए हैं तो हम आपको बताएंगे। मैं तो दूर रहूंगा, मैं तो बिल्कुल इज्तनाब बरतूंगा। या ये क्या था, तो लिहाजा हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। और ये बाय द वे वैसे तो भाई ने जोक ही किया है, लेकिन इट्स बिकम अ जोक नाउ। मतलब कि हर 4-5 दिन हफ्ते में, अब तो लिटरली हफ्तों की बात हुई है। अभी इलेक्शन गुजरा नहीं था जिसमें आपको पता ही है कि 2 दिन लिटरली इंटरनेट पूरा, वो मोबाइल एटलीस्ट इंटरनेट बंद था, सब कुछ। और अब ये फिर आ गया, कल वीकेंड पे था ही नहीं, चल ही नहीं रहा था। और फिर जब नहीं चल रहा होता ना तो आप किसी से पूछ भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है, इज इट जस्ट आवर्स? अब अपनी घर की तारें और सब कुछ ठीक करना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप पीटीए से पूछें तो वो बिल्कुल ऐसे भोले बन के बैठे जैसे कोई बात नहीं वाला गाना याद आया आपको? इतनी बड़ी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है सूरत। तो ये मजाक लगता है पर इट्स नॉट फनी। और मतलब क्या दुनिया में फिर हमारी स्टैंडिंग रह जाती है? हर चीज में तो डिनायल होता है जी, हर चीज की फ्रीडम है, ये वो। इंटरनेट ही आप बंद कर रहे हैं, ट्विटर ही नहीं चल रहा आपका, व्हाट आर यू ट्राइंग टू हाइड? अच्छा, मुल्क में वैसे भी एक गुमगू की कैफियत है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है और यही खबरें आ रही हैं, इस पे हम तफसील से बात करेंगे कि इस महीने जब, या इस हफ्ते इनफैक्ट, महीने क्या, वैसे महीना खत्म होने में भी चंद ही दिन रह गए हैं। इस हफ्ते जब हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जो कि मोस्ट लाइकली हो जाएगा, तो फिर ये अफवाहों का बाजार भी कुछ दम तोड़ेगा, मार्केट में स्टेबिलिटी भी आएगी, लोग भी कुछ सुख का सांस लेंगे। क्योंकि अभी तो एक तूफान बपा है, जिससे मिलो भाई क्या हो रहा है, भाई क्यों हो रहा है, भाई कौन जीता। भाई अभी तक यही कंफ्यूजन है, कौन जीता, क्या हो गया है भाई? मतलब व्हाट वाज द यूज ऑफ ऑल दैट एक्सरसाइज अगर अभी तक हम बैठे हुए हैं? इलेक्शन होने के बाद उम्मीद थी कि मुल्क की सियासी बेयकीनी का खात्मा होगा, मुंतखब हुकूमत जो है वो मामलात संभालेगी और मुल्क एक डगर पर चल निकलेगा, और ये सारे ख्वाब जो हम लोग देखते रहते हैं। इलेक्शन को आज 11वां रोज है। सियासी गैर यकीनी के बादल जो है ना, वो ऑब्वियसली छटने का नाम नहीं ले रहे। और समझ नहीं आ रही नई हुकूमत का ऊंट किस करवट बैठेगा और कब तक। तो ये कब, कौन होगी हुकूमत और ये कब तक होगी हुकूमत, ये बहुत बड़े सवाल हैं। बड़ी सियासी जमातों के बदलते बयानात ने हालात को मजीद उजागर रख दिया है। 2 दिन पहले तक अपोजिशन में बैठने का कहने वाली तहरीक इंसाफ फिर वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के दावे कर रही है, और साथ ही मुबैना धांधली पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी कर रही है। तहरीक इंसाफ में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। 180 सीटें हैं हमारी, और हमारी डिमांड है कि फिल फॉर सब के सब 180 सीटों के हमारे उम्मीदवारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। हमारी सीट्स कराची में तकरीबन 18 से 19 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने PTI की चुराई हैं। रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने, लियाकत चट्टा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसकी इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वो भी एक अलग ही फिल्म थी जो चली वीकेंड पे। खैर, हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत किसी किनारे लग रही है या नहीं लग रही, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जहां कल हमें ज़राए से ये खबरें पहुंच रही थीं कि भाई हो गया है मामला सेटल और पीपल्स पार्टी भी वफाकी काबीना का हिस्सा होगी, वहीं कल बिलावल ने अपने जलसे में दोबारा से ये कह दिया कि हम तो नहीं होंगे वफाकी काबीना का हिस्सा। लीगी रहनुमा दावा कर रहे हैं कि दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाने जा रही हैं। वैसे
बेहतर तो यही होगा मुल्क के लिए। तो साफ नजर आ रहा है कि एम पीपल्स पार्टी और PMM मिलकर हुकूमत बनाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। कल रात गए जो एलामिया या जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुँच गए। कराची में मेजॉरिटी जो है कराची में उनको मिली है, बावजूद इस बात के कि वहाँ भी धांधली के इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी वहाँ पे MNA जो है उनके अक्सरियत है, जिससे ये जाहिर होता है कि कराची ने वर्डिक्ट जो है वो MKM के हक में दी है। इन द मीन टाइम पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आ रहा और कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने ठट्ठा में जलसे से खिताब में साफ कह दिया कि उन्हें नून लीग की वजारत उज़्मा की 2 साल की पेशकश और वजारतें मंजूर नहीं। उन्होंने तो कुछ गैर आइनी कदम के खदशात की तरफ भी इशारा किया। अब क्या कहा एग्जैक्टली ये खुद ही सुन लें। अगर किसी ने हमसे वोट लेना है, वजारतें नहीं मांग रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम मांग रहे हैं। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मैंने इस बात को मना किया है, मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं एक बार फिर इस मुल्क में एक आमरीत जैसा निजाम कायम किया जाए। अगर हमारा वफाक, अगर हमारा जमहूरियत खतरा में आ जाता है और मैं कॉल देता हूं तो आपने निकलना है। ये वैसे ये वाली अफवाहें भी फुल मार्केट में चल रही थी कि भाई जमहूरियत कहीं खतरे में तो नहीं है, लेट्स सी होपफुली क्या होता है। वैसे बिलावल अभी तक अपने इलेक्शन ये विक्ट्री उन्होंने जलसा किया है। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जल्द खत्म होता तो दिखाई नहीं दे रहा है। हफ्ते को कमिश्नर रावलपिंडी के दावों ने जल्दी पर तेल का काम किया है, तो वो भी सुन लें आप दोबारा। 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीज़न के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। इतनी बड़ी वैसे इनका कोई ताल्लुक था नहीं इस सारे प्रोसेस से, मतलब ना रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना DRO होता है, कमिश्नर सिर्फ एक कमिश्नर का वैसे डायरेक्ट कोई इलेक्टोरल प्रोसेस से कुछ तरह से बिसाइड्स द पॉइंट वो पोस्ट बहुत बड़ी होती है, पोस्ट बड़ी होती है, इन्फ्लुएंशियल भी होती है और इसीलिए इस मामले की तहकीकात होनी भी चाहिए। मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल सा ये है कि जब आपने सोच ही लिया था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बोलूंगा और काफी इमोशनल भी हो गए बीच में, तो कोई एक छोटा मोटा एविडेंस तो साथ ले आते, मतलब ये तो इल्जामात ही हुए ना। एंड यू वुड नो दैट बेटर कि जब तक एविडेंस सामने होगा, आप उसका नाम लें या इस कमीशन का नाम लें, किसी का भी ले लें, व्हाट डज इट इवन मीन? Bring evidence and then show it. तो एक तहकीकाती कमेटी करार दे दी गई है, लेट्स सी क्या होता है। नून लीग कमिश्नर के बयानात को दूसरा नौमी करार दे रही है, जिसका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। सुनिए। मेरा फियर ये है कि एक और 9 मई इज इन मेकिंग, फैब्रिकेटेड एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी, इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे जिनका ताल्लुक कोई नहीं। इसी तरह वो अफजल खान नॉन पार्टी थे, इसी तरह ये कमिश्नर नॉन पार्टी हैं। एक बड़ी खौफनाक कैंपेन शुरू की गई कि डिफरेंट DROs की तस्वीर लगाकर, उनकी फैमिलीज की तस्वीर लगाकर, उनके बच्चों की तस्वीर लगाकर हेट इंसाइट किया जा रहा है और इस तरह से किया जा रहा है कि उनकी लाइफ को थ्रेट हो जाए। अच्छा, अब हाँ, आज वे डू वी स्टैंड? आज हालात ये हैं कि इलेक्शन जीतने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं और हारने वाले भी, मतलब व्हाट अ जोक इट हैज़ बिकम। सिंध में GDA ने 3 दिन पहले बड़ा धरना किया, मार्शल लॉ तक की बातें हुई। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में भी एहतजाज ने मामूलाती ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। अब जमात इस्लामी ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया। मैं समझता हूँ कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का
आलूदा तरीन इलेक्शन था। तमाम मुतासरीन के साथ सियासी राबते भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि तमाम वो सियासी जमातें जो एक शफाफ इलेक्शन की ख्वाहां है वो एक पेज पर आ जाएं, एक मौके पर आ जाएं। जमात इस्लामी दानली के ख़िलाफ़ 23 फरवरी को पेशावर में एहतजाज कर रही है। 25 फरवरी को सेव द डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुला रही हैं। अच्छा, अब ये मामूलात ज़िंदगी मुतासर होना कहना आसान लगता है, जिसके मामूलात ज़िंदगी एक्चुअली मुतासर हो रहे होते हैं ना, उससे पूछें क्या बीत रही होती है। मुल्क के लिटरली तूलो अर्ज़ में जहाँ 1 दिन का 2 दिन का गुड ट्रांसपोर्ट का सफ़र है, कोई सामान आ रहा है इधर से उधर या उधर से इधर, वो 5-5 दिन पर अब कंप्लीट हो रहा है सफ़र। सो आई नो पर्सनली अ फ्यू पीपल जिनका कुछ बहुत ही ज़रूरी सामान कारोबार से रिलेटेड लाला मूसा गिरदोनवा से चला हुआ था, 4-4 दिन हो गए हैं वो सामान कराची नहीं पहुँच कर दे रहा है। सो इससे क्या मुतासर हो रहा है? आम आदमी, मईशत। इन सड़कों पे धरने देने से या एहतजाज करने से, एहतजाज करना, धरने देना ज़रूर आपका हक है, लेकिन जहाँ दूसरे आदमी की ज़िंदगी, उसका कारोबार और मुल्क की मईशत तबाह हो रही हो इन सारी चीज़ों से, उसमें पता नहीं इस आज़ादी की किस तरह से इसको बैलेंस किया जाना चाहिए। इलेक्शन के बाद बेहतरी आनी थी ना कुछ, कि हम कोई चीज़ एक बहुत बड़ी सी है वो करने के बाद हम ज़रा उम्मीद कर सकते हैं कि नाउ थिंग्स विल बिकम स्ट्रीमलाइन, बट नो, यहाँ तो उल्टा हिसाब किताब भी होता है। यार आप एहतजाज करें, आप सड़कें शाहराहें क्यों बंद करते? नहीं तो वो फिर एहतजाज नहीं होगा ना जब तक किसी को फील नहीं होगा। तकलीफ तो सारी ये जब तक पूरे मुल्क का निजाम नहीं बैठेगा। पहले हमारे बड़े अच्छे हालात हैं ना, पहले माशाल्लाह यहाँ वाकई दूध की शहद की नहरें बह रही हैं कि मजीद मुल्क बंद कर दो और ठप कर दो सारा मामला जो बचा हुआ है। अच्छा जी, फ़खर दुरानी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं भाई ये कब बेयकीनी की सूरत हाल का खात्मा होना है। फ़खर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। सीम्स अरे आपको जैकेट पहने हुए देख के ना हमें अजीब सा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो कराची में पंखे शंखे चल गए हैं। अच्छा, लेकिन हमारे सियासी टेम्परेचर जो है ना वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ ये बातें थीं कल जियो न्यूज़ पे ज़रा ऐसे खबरें भी चल रही थी कि भाई वफाकी काबीना का हिस्सा होगी पीपल्स पार्टी, मामला तय पा गए हैं। वहीं बिलावल ने तकरीर में रिइटरेट कर दिया कि हम तो नहीं होंगे हिस्सा। तो मामला कब तय होंगे और किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू यू अब्दुल्ला एंड हुमा। मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, जो दोनों जमातें हैं उनके दरमियान में। ये पब्लिकली देखें आप, सियासी जमातों की भी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो अपना वोटर है उसको भी सेटिस्फाई करना होता है इन्होंने। तो क्योंकि ये इलेक्शन मुहिम में ये एक तासुर देते रहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नून लीग के साथ बैठ के हुकूमत नहीं बनाएंगे, तो आप ये नहीं हो सकता कि ओवरनाइट आप जाके ये फिर ऐलान करते हैं कि ठीक है जी हम हुकूमत में कोalition में बैठेंगे साथ। तो आपने ये सारी चीजें करनी होती है और उसके साथ साथ जो बैक स्टेज पे फिर ये भी तय होता है कि कौन कौन सी वजारतें हैं, कि कौन सी जमात को क्या चीज मिलेगी। तो ये तमाम तर जो मामलात होते हैं इसके ऊपर टाइम लगता है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट 8 से 10 दिन के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट के हवाले से ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है ये बाकायदा तौर पे ऐलान कर देंगे। और उस हवाले से टाइम है, क्योंकि आपको पता है हर गुजरता दिन हमारी मईशत को तबाह कर रहा है, लोगों में बेयकीनी का इजाफा कर रहा है। अब नया हफ्ता शुरू हुआ है, आज इनका अहम दौर दोबारा होना है। आप कह रहे हैं 8 से 10 दिन, तो 11 दिन तो ऑलरेडी इलेक्शंस को गुजर चुके हैं। मतलब हम ऑलमोस्ट लाइक अ मंथ अहेड सोच रहे हैं कि अब कुछ हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, तकरीबन ये वही इलेक्शन से जो है एक माह तकरीबन लग जाएगा इन तमाम जमातों को। और इसमें देखें ये इतना कोई आसान नहीं था। जो इलेक्शंस का आपने शुरू में डिस्कस भी किया कि वो भी रो रहे हैं जो जीते हैं और वो भी रो रहे हैं जो हारे हैं। तो ये तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं कोई भी इससे सेटिस्फाई नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको कूल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके साथ साथ क्लियर मेजॉरिटी क्योंकि किसी जमात को नहीं मिली, तो फिर ये कोalition के लिए हर जमात की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। मिनिस्ट्रीज के हवाले से भी ये होता है, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन थी कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ मुक़्तदिर हल्कों को भी, खास तौर पे जो आरिफ अलवी साहब ने एज ए प्रेसिडेंट उनका कंडक्ट था, उसके बाद मुक़्तदिर हल्के भी ये सोचने पे थे कि क्या अगर कोई हैवी वेट हम प्रेसिडेंट ले आते हैं, वो कि प्रेसिडेंट का कोई इतना ज्यादा क्रूशल रोल नहीं होता, फिर भी उसके बावजूद जो आपकी जितनी भी लेजिस्लेशन
कोalition होती है वो सेल थ्रू करती है आफ्टर द प्रेसिडेंशियल जो उसमें नोट देते हैं उसके बाद। तो ये तमाम तर जो चीजें थी उसके बाद अब जो मेरी इतला है कि शायद ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी कुछ जो है वो नरम अब गोशा रखा जा रहा है प्रेसिडेंट के तौर पे। तो ये तमाम जितने भी मामलात होते हैं हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ ये सब कुछ उसके बाद ही इन्होंने ऐलान करना था, इसीलिए ये टाइम मजीद 8 से 10 दिन लगेंगे। जो अभी मेरी इतला ये भी है कि शायद कुछ मिनिस्ट्रीज के हवाले से कुछ गवर्नरशिप्स के हवाले से दोनों जो बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो तय हो रहे हैं कि 50% गवर्नरशिप्स ली जाएंगी, आईनी ओहदे किस जमात को कितने मिलेंगे। इस पे भी फखर हम आते हैं, बट ऑन द फ्लिप साइड ऑन द अदर साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कहना है अब वो भी रेडी हैं हुकूमत बनाने के लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उनका मुआहिदा हो गया है, MWMB उनके साथ है। नंबर्स हमें तो खैर पूरे नहीं लग रहे लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट सीम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी 180 सीटें तो जब होंगी मेरा ख्याल है तब बना लें, फिर तब नहीं तो अनाउंसमेंट हो गई है तो हम अनाउंसमेंट पे तो बात करेंगे ना। मतलब फखर क्या कहेंगे? देखिए 2 दिन पहले पीटीआई ने कहा हम अपोजिशन में बैठे, कल उमर अयूब साहब ने कहा कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सीरियसनेस उनकी अभी तक नहीं नजर आ रही कि हुकूमत साजी के लिए वो किसी जमात के साथ, एक तरफ वो कहते हैं हम किसी जमात के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाएंगे, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे ना मुस्लिम लीग नून के साथ बैठेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अपना एक जो वोटर है उसको खुश करने के लिए कभी इनका जो है क्या बयान आ जाता है, कभी दूसरा बयान आ जाता है। तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई के साथ मिलकर कोई जमात हुकूमत साजी करेगी और ये सिर्फ अभी खेलते रहेंगे इसी हवाले से और बैठेंगे अल्टीमेटली अपोजिशन पे। ये हल्ला गुल्ला वो चलाते रहेंगे आपके बकौल। नहीं मतलब वोटर को भी अब मेरा ख्याल है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए और ऐसी किस्म की चीजों से उनको कुछ नहीं होना चाहिए अगर उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। ये इट हैज ऑलवेज वर्कड फॉर पीटीआई, इट वुड हैव प्रॉब्ली वर्क फॉर देम नाउ, पता नहीं। वर्क फॉर देम नाउ। पंजाब में मैं जानना चाहता हूं कि जो भी फार्मूला तय हो रहा है पंजाब में तो कंफर्टेबल पोजीशन में मुस्लिम लीग नून, तो वहां वो पीपल्स पार्टी को क्यों एडजस्ट करेंगे वजारतों में या महकमों में, या करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो मेरी इतला है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के वहां पे 10 उम्मीदवार हैं, फिर उसमें कोई एक तो रिजर्व सीट भी उनको मिल जाएगी। तो क्योंकि ये मरकज में अगर कोalition बना रहे हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब में वो कन्फ्रंटेशन का वो मोल लेंगे इसी तरह, चाहे उनके नंबर्स कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को वहां पे भी एडजस्ट करेंगे ताकि जो मरकज है उसकी स्मूथली जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है वो चलती रहे। क्योंकि अगर आपका एक जगह पे हुकूमत में इत्तेहादी है और पंजाब में आप अपोजिशन में बैठेंगे पीपल्स पार्टी वाले, तो ऐसा चल नहीं सकता डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो आपको एक स्मूथली उसके लिए आपको पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को एडजस्ट करना पड़ेगा, वहां पे मिनिस्ट्रीज भी देनी पड़ेंगी और उसके बगैर जो है वो मुमकिन नहीं होगा मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि अभी भी इनके पास आज जो इजलास होना है कोऑर्डिनेशन कमेटीज की, जो आज मीटिंग है उसमें कोई अनाउंसमेंट उस मीटिंग के बाद मुतवक्के है या आज भी बेनतीजा ही रहेगा ये इजलास, ये मीटिंग, ये मुलाकात? मेरा ख्याल है कि ये अभी बेनतीजा ही रहेगी। ये जितनी भी इनकी मीटिंग्स हैं आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटीज की, जब तक कि इनका कोई प्रॉपर आपस में अग्रीमेंट नहीं हो जाता कि कौन सी जमात को क्या मिनिस्ट्री मिलेगी या कौन सा आईनी ओहदा मिलेगा, जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाते तब तक ये इसी तरह मीटिंग्स भी जारी रहेंगी और कोई इस तरह का हतमी एलामिया अभी तक नहीं आएगा और उस पर हतमी एलामिया आने में शायद मजीद 8 से 10 दिन लग सकते हैं। अच्छा फखर, फाइनली ये भी बता दें कि ये रावलपिंडी कमिश्नर ने को जो एकदम उनका कॉन्शियस जागा है, विल दैट हैव एनी इम्पैक्ट? आगे क्या आप देख रहे हैं होते हुए? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सिग्निफिकेंट कि आपके जो इलेक्शंस हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। हाँ, अनलेस अगर ये कमिश्नर साहब जिस तरह आपने शुरू में कहा भी कि वो इल्जामात तो लगा रहे थे लेकिन कोई उसके साथ एविडेंस, सिंगल एविडेंस भी नहीं था और इन्हीं जो खदशात का इजहार था वो चीफ जस्टिस साहब ने भी किया। इल्जामात तो कोई भी उठ के लगा सकता है। तो ये जो कमेटी अब बनाई है इलेक्शन कमीशन ने, उसके साथ साथ मैंने भी इसकी फैक्ट चेक के लिए कि ये जो कमिश्नर साहब ने इल्जाम
इल्जाम लगाए हैं उसमें किस हद तक सदाकत है। मैंने मुख्तलिफ डिप्टी जो कमिश्नर थे रावलपिंडी डिवीजन के, उनसे भी बात की, 2-3 ने मुझे ऑन रिकॉर्ड फिर बताया भी कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह जो है वो कमिश्नर साहब किसी को जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उसको अहकाम जारी करें कि आपने मैनिपुलेट करने हैं रिजल्ट को या रिगिंग के हवाले से कोई रोल अदा करना है। इस तरह चलता नहीं है। बिल्कुल आपने जिस तरह कहा शुरू में कि ये जो कमिश्नर का रोल है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, उसमें आपने लॉजिस्टिक और ये तमाम तर होते हैं। जो नताइज का होता है वो टोटली डिपेंड करता है जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जितने भी इलेक्शंस के नताइज हैं वो कंपाइल करके वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाते हैं, वही फाइनल अथॉरिटी है जो कि रिजल्ट को वो करते हैं। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि कमिश्नर साहब जो है वो नताइज वो जिस तरह कह रहे हैं 13 हल्कों के नताइज जो है वो उनके कहने के ऊपर तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स ने चेंज किए हैं और 70,000 से हार रहे थे। अनलेस अगर ये इनके पास कोई इस तरह अनडिनाइबल एविडेंस होते और वो पेश करते तो उसके बाद ज्यादा मेरा ख्याल है ऑथेंटिक होता है इनके जितने भी इल्जाम थे। अदरवाइज ये मेरा ख्याल है ये कमेटी 2-4 दिनों में जब अपनी, क्योंकि आपने देखा उसी शाम को ही डिप्टी कमिश्नर जितने भी रावलपिंडी डिवीजन के थे उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी उन्होंने ये तमाम तर जो इल्जाम थे उनको मुस्तरद कर दिया था। चलिए जी, लेट्स सी ये मामला किस तरफ आगे जाता है, किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है। थैंक यू फखर फॉर कीपिंग अस पोस्टेड और मतलब और नहीं कमिश्नर साहब को भी ये करने की जरूरत थी। एंड इफ इट कम्स टू नॉट, इफ इट डजंट कम टू एनीथिंग, तो फिर तो ठीक ठाक किस्म की क्लास होनी चाहिए, रेप्रिमांड होना चाहिए कि ये हुआ क्या, किसके कहने पे किया। भाई वो गलत फहमी भी तो हो सकती है ना, 25 पंचरों की तरह। 25 थे 35 थे आपको तो ये भी भूल गया है। नहीं, ये इतनी गलत फहमियाँ, मतलब हमारे यहाँ इतनी गलत फहमियाँ क्यों होती हैं, ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। ये गलत फहमी होती है। खैर वो तो हाँ सुनी सुनाई बात एक्चुअली थी ही 35 पंचर, लेकिन ये तो इल्जामात इन्होंने बरमला लगाए हैं और इसकी तहकीकात होके इसको किसी किनारे तो लगना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। जल्दी से आपको बता दें, ऑल्दो पेशावर की टीम जो है वो मैच हार गई, लेकिन बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने PSL में 3000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। इतवार को कजाफी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ ये संगे मील उन्होंने अबूर किया और साइम को इन्होंने वैसे आउट भी, वैसे बाद में इन्होंने इतराफ़ भी कर दिया था इनकी वजह से आउट हो गए वो। हाँ वैसे वो मुझे बड़ा ही पेनफुल लगा। एनीवे, बाबर ने PSL में 3000 रन बनाने वाले पहले बाय द वे बैटर वो बन गए हैं एंड गुड। तो बीच बीच में हमें PSL की जो बात याद आएगी वो हम आपसे जरूर करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बुलाया गया है लापता बलोच तलबा के केस में निगरान वजीर आजम को, वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेट्स सी क्या तैयारी है। वजीर दिफा को भी तलब किया गया है, ये हम जानेंगे। अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद। अवैस बताइएगा कि आज हम क्या एक्सपेक्ट करें, वजीर आजम हाजिर होंगे अदालत में? अवैस आवाज आ रही है आपको? बारिश हो रही है इस्लामाबाद। हाँ बारिश हो रही है तो अवैस को अभी आवाज नहीं आ रही एज वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू हिम, बट यस But this is an issue that totally needs to be followed up. अभी तो आपको पता है कि कितनी तो वजीर दाखिला को भी तलब किया, वजीर दिफा को भी, वजीर आजम को भी, और ये भी कहा है कि अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बावजूद अदालत ने कहा है कि बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया जा सका। ये ओहदेदार माशरे के खिलाफ जुर्म में शरीक हैं जहाँ शहरियों को जिंदगी और आज़ादी के हक से महरूम किया जा रहा है। मिसिंग पर्सनस अगर दहशतगर्दी या किसी और जुर्म में मुलव्वस हों तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हों और कानून के मुताबिक हों। अवैस आवाज आ रही है आपको? अवैस बताइएगा आज फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अदालत में वजीर आजम और बाकी जिनको तलब किया गया हाजिर होंगे? जी देखिए, तवक्को तो यही की जा रही है कि निगरान वज़ीर आज़म समेत जिन दीगर शख्सियात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया है बलोच तलबा की बाजियाबी के केस में, वो आज पेश होंगे, क्योंकि इससे कबल भी एक मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी केस में निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत दीगर शख्सियात को तलब किया था। लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म थे वो गैर मुल्की दौरे पर होने के बायस पेश नहीं हो सके थे, लेकिन जो निगरान वज़ीर दाखिला थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना सिर्फ पेश हुए थे मगर बल्कि उन्होंने ये यकीन दहानी भी कराई थी कि तमाम जो लोग हैं उनको रिकवर कराया जाएगा। और उसके बाद 2-3 समातें मजीद हो चुकी हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से वफाक की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि ना तो आइंदा कोई जबरी गुमशुदगी होगी और जो लापता अफराद हैं, जो बलोच मिसिंग स्टूडेंट्स हैं, उन सब को भी लापता अफराद को बाजियाब कराया जाएगा। लेकिन इस यकीन दहानी के बावजूद
जो 12 मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स हैं उनको बाजियाब नहीं कराया जा सका, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह ऑर्डर जारी किया और आज के लिए निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और दोनों जो वजारतें हैं उनके सेक्रेटरीज़ को ज़ाती हैसियत में आज पेश होने का हुक्म दिया है। और अदालत ने अपने ऑर्डर में ये भी चीज़ लिखी है कि अटॉर्नी जनरल से जब बात हुई तो उनसे ये कहा गया कि जो मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई पर्चा है या वो किसी जुर्म में मुलविस हैं तो उनको पर्चा दे के अदालतों के सामने पेश करना चाहिए। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। एक और जो ऑब्जर्वेशन बड़ी अहम थी जो कोर्ट की जानिब से रिटन ऑर्डर में मेंशन की गई है वो ये है कि अदालत ये समझती है कि कोई दो ही सूरतें हैं। एक ये कि जो रियासती इदारे हैं वो इन तलबा को बाजियाब कराने में नाकाम रहे हैं या फिर वो जो हैं ख़ुद मुलविस हैं और इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत इस केस की होने जा रही है क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये भी ऑर्डर में रिप्रोड्यूस किया है गुज़िश्ता ऑर्डर का मतन, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो तमाम आला ओहदेदार हैं वो ये एफिडेविट अदालत में जमा कराएं और अगर वो एफिडेविट जमा कराते हैं तो उसके फिर नताइज होंगे। तो गुज़िश्ता समाअत पर जब अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि तमाम मिसिंग स्टूडेंट्स को रिहा करा लिया जाएगा, बाजियाब करा लिया जाएगा, उसके बाद ये एफिडेविट वाली जो शर्त थी ये ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन आज जो समाअत हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें नई सामने आ सकती हैं। अच्छा, ये भी हो गया, जल्दी से बता दें, आप काफ़ी देर से बारिश में खड़े हैं, क्या बारिश पूरी रात से हो रही है या अभी कुछ मौसम बदला है? जी बिल्कुल, ये पूरी रात ही बारिश का सिलसिला जारी रहा है। कभी बारिश आहिस्ता हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है और ये बारिश का जो मेरे ख्याल है आइंदा भी महकमा मौसमियात के मुताबिक 1-2 रोज़ तक जारी रहेगा। अभी 2 रोज़ से तो हमने इस्लामाबाद में सूरज नहीं देखा और बारिश मुसलसल चल रही है। We are not going to complain for you क्योंकि हमें तो बड़ी अच्छी लग रही है बारिश। एज इन छाँव शेड में, सो जहां आपको बारिश मुतासर ना करे। थैंक यू सो मच। छाँव भी छाँव होती है भाई, उससे बारिश से बचा जा सकता है। आप कह रहे थे शेड होना चाहिए। वैसे छाँव को इंग्लिश में छाँव वैसे धूप से ज्यादा मुतजाद होती है। बेसिकली टेक कवर फ्रॉम द रेन, क्या ये कह रहे थे? cover from the rain. Break. That's what we meant. वेलकम बैक जी। असल में यही हो रहा है जिसका खदशा था। सोशल मीडिया की बंदिश मामूल सा बन गई है और ख़ास तौर पर फेक न्यूज़ और सनसनी फैलाने वालों की रोकथाम के लिए हुकूमत को यही आसान लगता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता हुकूमत के कि इससे ये मामला बिगड़ते हैं, अफवाहें और ज़्यादा फैलती हैं। अभी भी हमारा तो एक्स जो है, जो फॉर्मर ट्विटर है, वो अपडेट नहीं हो रहा है। से ये मामला शुरू हुआ, कल भी ऐसा ही चलता रहा। इसी पे जरा बात कर लेते हैं। सा बन गया है बेसिकली। तो डिजिटल राइट्स के माहिर उसामा खिलजी हमारे साथ हैं। उसामा, आप हमेशा बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं कि अब गुज़िश्ता 2 दिनों में हमने जो देखा है खास तौर पे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, बट स्पेशली ट्विटर जो एक्स है वो बंद हो गया एकदम से, समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है और काफ़ी अरसे से ये खदशा भी महसूस किया जा रहा था कि सोशल मीडिया की बंदिश एक मामूल बन जाएगी। क्या हम उधर पहुंच गए हैं कि ये मामूल सी बात अब हो गई है? वी शुड एक्सपेक्ट इट। जी बिल्कुल, हमने पिछले 3 माह में देखा है कि 5 से 6 दफ़ा सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस बंद हुई हैं पाकिस्तान में और इसके अलावा इलेक्शन के दिन पे और अगले दिन भी पूरा इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट बंद रहा है इस मुल्क में। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है क्योंकि ना तो कवानीन ना आइन आपको ये इजाज़त देते हैं, बल्कि सिंध हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर भी दिया था कि आप नहीं जो है इंटरनेट बंद कर सकते, ख़ास कल जो इलेक्शन का दिन है उस पर। और हमने देखा है उसी की वजह से जो है फिर इलेक्शन में जो इरेगुलरिटीज आई हैं उसमें काफी लोग यही कह रहे हैं कि क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल फोन कनेक्शंस बंद थे उसकी वजह से पूरा जो एक जमहूरी प्रोसेस है इलेक्शन का उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पड़ गया है। पीटीए है हमारी, उनके जो चेयरपर्सन है उनको इस पर जवाब देना चाहिए कि क्यों जो है आप पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज पे इतनी ज्यादा कदगने लगा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, जो आईटी सेक्टर का क्लाइमेट है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। होंगे पता नहीं करने वालों को समझ नहीं है या समझना चाह नहीं रहे हैं। उसामा, जाहिर है सोशल मीडिया को बंद करना या स्लो कर देना, इसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन इसका असर ये ज़रूर होता है कि आज़ादी इज़हार से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का बिजनेस मुतासर होता है। अगर हम माली नुकसान का तखमीना लगाएं, अंदाज़ा लगाएं, तो ये सब से पाकिस्तान को कितना माली नुकसान हो रहा है?
जी बिल्कुल, बिजनेस और इन्वेस्टर पे तो बहुत बड़ा धचका लगता है इंटरनेट के बंद होने से, उस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके अलावा इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। नेटब्लॉक्स एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो इंटरनेट शटडाउन की कॉस्ट को भी देखती है और उनके मुताबिक पाकिस्तान में एक दिन जब इंटरनेट बंद होता है तो $53 मिलियन का नुकसान होता है। और इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स जो है इस्लामाबाद में, उनके मुताबिक 1.3 बिलियन रुपए का लॉस अप टू उनके एस्टिमेट के मुताबिक होता है पाकिस्तान को। तो इसकी तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है और बिल्कुल आपके इमेज पे भी जो है मसला पड़ता है, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्पैक्ट होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो खराब होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो आपका एक जरिया है, जो आईटी सर्विसेज है, वाहिद ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है, उसको भी धचका लगता है क्योंकि फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स जो है पाकिस्तानी लोगों के साथ और बिजनेसेस के साथ काम ही करना नहीं पसंद। अच्छा सामा, इजहार राय पर पाबंदी के हक में ऑब्वियसली कोई नहीं हो सकता, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये ज़रूर आता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का झूठ फैलाया जाता है, जैसी फेक न्यूज़ हमने देखी है, वो किसी की जान को ख़तरे में डाल सकती है। तो ये सिलसिला भी ऑब्वियसली रुकना चाहिए। अब वो सिलसिला फेक न्यूज़ वाला रुकना चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चलते रहना चाहिए। इसका बैलेंस किस तरह क्रिएट करें? मीडिया के ऊपर हर जो अफवाह है उसकी क्लैरिफिकेशन का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और जिसके बारे में खबर होती है उनका अपना पेज होता है, उधर जाके आप देख सकते हैं, वो जो है स्टेटमेंट इशू कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से उस तरह तो एक जो जमहूरी डायलॉग है और जो सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है वो सोशल मीडिया पे काफी स्ट्रांग है। लेकिन जहां तक बात है कवानीन की, काफी जो है लोग कहते हैं कि फेक न्यूज डिसइंफॉर्मेशन का कानून होना चाहिए, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या डिसइंफॉर्मेशन है? अगर आपकी स्टेट की तरफ से डिसइंफॉर्मेशन आती है तो वो खुद तो नहीं बोलेगी कि हमने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है और अब पिनलाइज करेगी अपने ऑफिशियल्स को। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पड़ता है। तो इसमें को रेगुलेशन और जो सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स हैं उसी का इस्तेमाल करना चाहिए और दीगर सोशल मीडिया कंपनीज में रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होते हैं, तो किसी भी गलत खबर को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आपने ट्विटर पे देखा होगा कि कम्युनिटी नोट्स होते हैं, तो लोग उसको करेक्ट भी कर देते हैं या कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की जो फैसिलिटीज हैं वो सोशल मीडिया पे मौजूद है और इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। थैंक यू सामा खिलजी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ब्रेक ले रहे हैं। हुकूमत साजी एक मुअम्मा बना हुआ है जिसकी वजह से ज़ाहिर एहतजाज भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से एक अलग डिस्ट्रप्शन है। पूरा मुल्क और उसकी मईशत, गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन सब मुतासर हो रहा है। लेकिन हुकूमत साजी का हतमी मरहले तक ना पहुँचना ये अनसर्टेनिटी में इजाफा करता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी मुतासर होती है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा जी, हमारे साथ हैं मज़हर अब्बास साहब इस पे बात करने के लिए, साथ ही हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स नादिया सबूही और सलमान अशरफ भी हैं। साहब, सबसे पहले तो आपसे बात कर लें। मज़हर साहब, एक दिन हम सुनते हैं हुकूमत साजी हो रही है, दूसरे दिन कोई उनकी बात निकलती, तीसरे दिन पीटीआई भी बीच में आ जाती है, ऑपोजिशन में सारे बैठना भी चाहते हैं और फिर एकदम याद आता है नहीं नहीं हमारे तो नंबर्स पूरे हो रहे हैं। थोड़ा सा मजाक सा बन गया है, क्लैरिटी दे दें। देखिए, ये होता है अब्दुल्ला उमा, क्योंकि एक हंग पार्लियामेंट है, आपको किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। कोई भी या तो एक अलायंस होता, ऑलरेडी एक अलायंस होता, इलेक्शन में एक साथ लड़े होते और उनको इतनी सीटें मिली होती। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हंग पार्लियामेंट होती है तो बार्गेनिंग बढ़ जाती है, और ख़ास तौर पे उन जमातों के दरमियान जो हुकूमत बना सकती हैं। ज़ाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो इंडिपेंडेंट बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सिंगल लार्जेस्ट हैं, लेकिन न वो किसी के साथ पावर शेयरिंग करना चाहते हैं, न उनके साथ बज़ाहिर कोई पावर शेयरिंग करना चाहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनसे बातचीत की एक तरह से दरख्वास्त की थी, लेकिन बहरहाल वो बातचीत नहीं हुई अब तक। तो पावर शेयरिंग तो अब होनी है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और JUI का भी पता नहीं कि JUI क्या फैसला करती है, या ये कि कुछ इंडिपेंडेंट।
या छोटी जमातें। लेकिन जब आप इस तरह का जब आप हुकूमत बनाने जा रहे होते हैं तो पहले तो ये कि वो चाहे बन भी जाए तो वो एक कमज़ोर हुकूमत होती है। इसलिए अब जो भी हुकूमत बनेगी वो कोई बहुत ही मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनेगी। तो इसका एक नेगेटिव असर यही जाएगा कि हम एक इस्तेकाम की तरफ नहीं बल्कि अदम इस्तेकाम की तरफ बढ़ेंगे। या तो ये कि कंफर्टेबली अगर सारे लोग शामिल हों जैसा कि तजवीज़ किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून तो मुसर है कि पीपल्स पार्टी भी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हो, MQM भी हो, तो फिर एवरीबडी वुड बी अ स्टेक होल्डर। क्या उससे कोई इस्तेहकाम आएगा, नहीं आएगा? मज़हब साहब इस पर ज़रूर आपकी राय लेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से नादिया सबूही और क्वेटा से सलमान अशरफ भी। यहाँ पे भी सूबाई हुकूमतों का मामला है। नादिया, हम पहले तो आपके पास आएंगे। कभी पता लगता है इसके साथ फलां के साथ इत्तेहाद हो रहा है, कभी जी ढमका का नाम, किसके साथ इत्तेहाद हो रहा है? जाहिर है वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट्स हैं, दे नीड द अम्ब्रेला ऑफ अ पार्टी। सो किसके साथ बातचीत तय पाई है? नादिया, आवाज आ रही है आपको? यार ये आवाजों को तो फिक्स करें। सलमान, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी अब्दुल्ला, अच्छा सलमान, आप बताइए, वहां पर तो PMLN और पीपल्स पार्टी का मोस्ट लाइकली इत्तेहाद होगा। पीपल्स पार्टी के वजीर आला के कैंडिडेट के बारे में भी बहुत खबरें चल रही हैं। कुछ मामला हतमी सतह पे पहुंच गया या फिर अभी भी इनिशियल टॉक्स नहीं? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है अब्दुल्ला। बलूचिस्तान में सूरत हाल है कि अमूमी तौर पर यही होता है बलूचिस्तान में कि मरकज़ की जो जमातें हैं वो चाहे पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या माजी में काफ लीग थी, तो वो ये सब डिसाइड करती हैं और वहाँ से जो भी फैसला आता है सूबाई क़यादत उसे तस्लीम कर लेती है। यही सूरत हाल अब बनी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मरकज़ी क़यादत ने कल फैसला किया और जो ख़बरें आई मीडिया में, उसी के तहत उनकी इस वक्त तमाम जो पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत है वो इस्लामाबाद बैठी हुई थी। आज या कल वो कोयटा पहुंच जाएंगे। एक फार्मूला तय कर लिया गया है कि वज़ीर आला पीपल्स पार्टी की जानिब से होगा और बाकी जो दीगर जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो उनके साथ इस इत्तेहाद में शामिल होंगी। अभी तक तो इसी हवाले से है। और इस वीक के हवाले से जो हमारी दोनों सूबाई क़यादत से बात हुई है, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, उनका कहना है कि इसी वीक के अंदर तमाम मामला जो हैं वो तय हो जाएंगे और बाज़ाब्ता एक गवर्नमेंट की जो कंडीशंस हैं वो भी सामने नजर आ जाएगी। इट ऑल डिपेंड्स कि मरकज़ में क्या फार्मूला तय पाता है और उसका असर ज़ाहिर है बलूचिस्तान में कैबिनेट मेकिंग पे भी होगा। अच्छा, बैक टू नादिया, हमने काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल आपसे पूछा था। इन नटशेल क्या हुकूमत साजी किस मरहले में पहुंची KP में? नादिया, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में आज गुज़िश्ता रोज़ से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी होने से मौसम सर्द हो गया है। ताहम जो सियासी टेम्परेचर है वो बहुत ऊपर चला गया है। चूँकि गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन हुआ है अरकान असम्बली का इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो अब चूँकि वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया है, PTI के हिमायत याफ्ता अरकान असम्बली जो हैं जो कामयाब हो गए हैं आज़ाद उम्मीदवार, तो यकीनन KP में PTI को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास जो उनसे बल्ले का निशान लिया गया था, तो बहुत सारी पार्टियों से उनकी आपस में मुशावरत भी हुई, बहुत सारे इजलास हुए। शुरू में जब बात हुई तो जमात इस्लामी के साथ उनकी कुछ मुशावरत हुई, जिसके बाद उनका मामला तय नहीं पाया। इसी तरह वफ़ातुल मुस्लिमीन, इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम, और अभी जो नई जो अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से उनके खासे हद तक मामला तय पा गए थे। ताहम PTI के अंदर ही अपने अंदर ही बहुत सारे इख्तलाफात सामने आए हैं और वो PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ वो जो खबरें थी नादिया कि परवेज़ खटक का एक तरफ होना इस प्लान का हिस्सा है कि PTIP के साथ इंजमाम होगा, फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी बीच में आ गई थी। क्या उस अभी तक मामला वही है जहां था? कोई क्लैरिटी नहीं आ सकी है अपेरेंटली? बिल्कुल ऐसा ही है कि अब तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई जिसमें लगे कि कुछ मामला तय पा गए। ताहम अब चूँकि नोटिफिकेशन हो गया और 72 घंटे के अंदर अंदर इनको यकीनन हुकूमत बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी सियासी जमात की से इनको यकीनन मामला तय करने पड़ेंगे। दूसरी जानिब आज एक और जो अपडेट है वो ये है डेवलपमेंट के पेशावर हाई कोर्ट PTI जा रही है और वो ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो अगर हम बात करें आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हिमायत
हिदायत याफ्ता है वो 90 से ज़्यादा है, उसके मुताबिक 22 या 23 खवातीन उनकी ही आनी है असम्बली में बैठने के लिए। तो चूंकि इनके पास पार्टी का जो मसला है बल्ले का निशान लिया गया था, तो उन खवातीन के लिए भी मखसूस नशिस्तों के लिए भी आज ये हाई कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। तो चूंकि अब बहुत कम टाइम है, तो अभी तक खैर ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है। अब देखते हैं कि किसके साथ इनके मामला तय पाएंगे। नादिया, क्या आपने हमें ये बता दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी कोई बातचीत चल रही थी और आज कुछ ऐसी खबरें भी थी कि उनके साथ इनका इत्तेहाद जो है वो हो गया, तकरीबन फाइनल हो गया? ऐसी चीज़ें सुनने को तो मिल रही हैं, जिस तरह कहा जा रहा है दूसरे सूबे में और वफाक में इनके कुछ मुज़ाकरात हुए, ताहम यहाँ पर इसको अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया पार्टी की तरफ से। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा आप लोग। थैंक यू नादिया और सलमान फॉर बीइंग विद अस। मदर साहब, आप हमारे साथ रहें। वेरी डल मोमेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स के हर इदारा जो होता है वो उस वक्त इन्वॉल्व होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जैसे कि अभी हम ये ब्रेकिंग भी दे रहे थे कि किसी को ये भी प्रॉब्लम कि ये इलेक्शंस जो थे दे डोंट स्टैंड, जो कि दरखास्त भी दायर की जो उनका हक था, लेकिन और उसके बाद फिर वापस भी ले ली। तो ये मजाक भी चलते चले जा रहे हैं और ऑफ कोर्स हुकूमत साजी का जो आलम है वो तो हम देख ही रहे हैं। नहीं, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स हैं। देखिए, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत देखा है हमने। ये इस तरह के जो दरख्वास्त गुजार हैं ना, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें बाकायदा, इनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से ऐसे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक रहे हैं कि जिन्हें बाकायदा प्लांट किया जाता था, जिनसे बाकायदा दरखास्तें होती थी। तो ये तो हमारा सियासी और जुडिशल कल्चर में ये बहुत रहा है और इसकी रोकथाम की ज़रूरत है कि कोई जो दरख्वास्त गुजार है वो डायरेक्टली अगर रिलेटेड नहीं है उस केस से या उस इशू से, तो उसकी दरख्वास्त क्यों समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है, जिसका या तो वो कैंडिडेट हो, उस इलेक्शन में कैंडिडेट हो, तब बात समझ में आती है। अगर वो कैंडिडेट नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता कि ये दरखास्त गुजार कैंडिडेट है या नहीं है। अच्छा, अब ये बताइएगा मजहर साहब, क्या अगर पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनती है, MQM भी बनती है और दीगर जमातों से भी राब्ते होते हैं, तो क्या हम किसी स्टेबिलिटी की तवक्को करें या जब सब शामिल होंगे तब भी एक अनस्टेबल गवर्नमेंट ही सामने आएगी? देखिए अब्दुल्ला उमा, अगर ये बिल्कुल शुरू में ही फैसला कर लेते या इवन इलेक्शन से पहले एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती कि जी अगर इस तरह का मैंडेट आया तो हम मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे, उस वक्त तो बिल्कुल एक ऐसी पिच पर चले गए और ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी एक ऐसी पिच पर चली गई कि जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। यानी बिलावल भुट्टो के अगर आप बयानात देखें तो वो जो डायरेक्टली शहबाज शरीफ पे अटैक कर रहे थे, वो डायरेक्टली ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के साथ चलना बहुत मुश्किल है। और अब ये सिचुएशन है कि आप हुकूमत में जाना भी चाहते हैं और नहीं भी जाना चाहते। यानी अगर आप हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, तो ऐसा है कि जो अच्छी चीज़ें जो मराहत हैं वो आप ले लें उसमें और बाकी हुकूमत का हिस्सा ना बने। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं, और जाहिर है नून लीग तो इंटरेस्टेड है, लेकिन नून लीग में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। देखिए, ये सारा पूरा खेल है, अगर आप पूरा वो देखें कि किस तरह इलेक्शन मुलतवी हुए थे, अगस्त अक्टूबर में नहीं हुए, फिर यहाँ तक लाए गए, वो सारा खेल तो मियां नवाज शरीफ के लिए था। वो सारी जो पूरी एक कैंपेन थी, वो पूरी कैंपेन रिवॉल्व कर रही थी कि नवाज शरीफ फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब इलेक्शन के नताइज आए तो नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए। मेरे नुक्ते नज़र से ये बहुत गैर सियासी रवैया है मियाँ साहब का, इसलिए कि आप जब सिंपल मेजॉरिटी आए तो आप वजीर आजम हो और कोई मुश्किल आए तो शहबाज शरीफ को आगे कर दें। ये इस वक्त नवाज शरीफ साहब को खुद ये चैलेंज लेना चाहिए था, उनको बैठना चाहिए था, जरदारी साहब के साथ बैठते, मौलाना साहब के साथ बैठते और इस इशू को सॉर्ट आउट करते। जब आप ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे तो फिर उसके नताइज हमें सामने आ रहे हैं। और इवन अगर ये एग्री कर भी जाते हैं लास्ट मिनट पे, इनकी जो कमेटीज बनी हुई हैं, तब भी मुझे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि मिसगिविंग्स बहुत हैं।
मिसट्रस्ट बहुत है दोनों के दरमियान। और साथ में अगर हम देखें कि ये पूरा जो इस वक्त सूरत हाल सामने आई है, उसका एक बहुत अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान के वोटर्स ने, उन वोटर्स ने जिन्हें हम नौजवान वोटर्स कहते हैं, उन वोटर्स ने एक फैसला दिया और उसके नतीजे में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को एज ए सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पे इमर्ज होके आ गए। अब ये सारा जो बिगड़ा है मामला, या आप ये समझें कि एकदम जो इनिशियल प्लान था उसको जो धचका लगा है वो इन नताइज से लगा है कि जो नताइज ने पीपल्स पार्टी को भी हैरान कर दिया, नून लीग को भी हैरान कर दिया, MQM को भी हैरान कर दिया कि ये बीच में एक सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा इमर्ज होके आ गया है। तो अब अगर अब भी ये इकट्ठे नहीं होते तो जाहिर है हम एक ऐसी इंस्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे कि जहां कहीं खुदा ना खासा डेमोक्रेसी ही डिरेल ना हो जाए। मज़हर साहब, थैंक यू सलमान अशरफ, थैंक यू नादिया सबोही। मज़हब की राय वक्त था नवाज शरीफ शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, मुश्किल वक्त है और अगर उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली या वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर नहीं आए तो ऐसे में उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, ये गैर जमहूरी रवैया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर नवाज शरीफ होते सेंटर में तो क्या उन्हीं की साहबजादी पंजाब में वज़ीर आला होती? आई गेस ये भी एक रुकावट है इसमें। अच्छा जी, प्रोबेबली नवाज शरीफ रियली वांट्स कि मरीम नवाज वज़ीर आला बने एंड ही हैड टू टेक अ बैक सीट। ब्रेक ले रहे हैं अभी, बट ऑफ कोर्स जैसे हमें इनकी अपडेट्स मिलेंगी we'll put them to वैसे कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। भाई कोई और बात भी हो जाए, PSL सीजन 9 की बात करेंगे क्योंकि PSL में अभी सारों के मैचेस हो चुके हैं। तो PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 55 रन से हरा दिया। 185 रन के जवाब में कराची किंग्स 130 रन बनाकर, छोड़ें इसको, जल्दी से बता दें कौन कौन जीता है अभी। लाहौर, मुल्तान और कोयटा जीत चुके हैं। नहीं, लाहौर नहीं जीता, इस्लामाबाद जीता है। मैंने कैसे कह दिया, कोयटा जीता है जी बिल्कुल। तो इस्लामाबाद, मुल्तान और कोयटा जीते हैं। लाहौर, कराची और पेशावर नहीं जीते हैं। इवेंट में आज लाहौर कलंदर का मुकाबला होगा कोयटा ग्लैडिएटर से। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू, आपने तमाम मैचेस आई होप देखे होंगे, क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी इन मैचेस को लेके? एक लंबी लीग होती है, डबल लीग कहलाती है। इसमें पहली दफा 5 मैच एक दूसरे से खेलते हैं, फिर अगली दफा फिर सेकंड राउंड होता है। तो अभी इतनी जल्दी कह देना कि क्या हुआ, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते सिवाय हुमा के। अब तक के जो मैचेस हैं उसमें आपको क्या लगा, क्या नजर आ रहा है? क्या कोई लड़का, कोई परफॉर्मेंस ऐसी जो आपको काबिल जिक्र लगी हो? ये बात आप मुझसे 3 मैचेस के बाद कीजिएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। हम आपसे 3 मैचेस के बाद ही कर रहे हैं। दोबारा करेंगे वैसे हर एक के 3 मैचेस के बाद कह रहे हैं। हर टीम के 3-3 मैच हो जाएंगे ना, तो फिर हमें हर टीम जो है ना तब्दीलियां करेगी। अभी मैच जो टीम के अंदर अपने स्पिनर्स लेकर आएगी, इसलिए कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लाहौर के अंदर फास्ट बॉलर्स की बहुत सख्त पिटाई हुई। हर बॉलर ने, जो हमारे प्राइम बॉलर्स थे, शाहीन, हारिस, जमान, इन सब की पिटाई हुई। सब ने 10 से ज्यादा रन दिए हर ओवर में। मगर कल का जो मैच हुआ है वहां पर मुल्तान में पिच डिफरेंट थी। वहां पर बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉल कराई, जैसे कि अफरीदी है, उसका अब्बास अफरीदी, उसने सिर्फ 16 रन देके 2 आउट किए। मोहम्मद अली, उसका विली ने 22 रन देके आउट किए। मोहम्मद अली था, उसने 23 रन देके। तो वहां पर जो है पिच थोड़ी सी बेहतर थी फास्ट बॉलर्स के लिए, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर ली। मगर लाहौर की पिच बड़ी खतरनाक है। यहाँ पर अब्दुल्ला सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पिनर्स होंगे जी। बाबर ने कहा भी कि हमें एक स्पिनर की कमी महसूस हुई, आपने शायद सुना हो। मेरी मुलाकात एक शादी में असद उमर साहब से हो गई, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो भी यही शिकायत कर रहे थे कि सिकंदर ये स्पिनर्स कहाँ चले गए। हमने कहा यार वही हम भी ढूंढ रहे हैं कि किधर हैं वो स्पिनर्स कि जो हमारे पाकिस्तान की टीम को बिल्डअप करें। इब्रार ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की जो कि पाकिस्तान से हैं। बाकी अभी तक एक भी स्पिनर, एक लड़का उन्होंने खिलाया था, उसका नाम था फराज, आई थिंक सो, और वो इतना मजेदार नहीं था। हर बॉल वो सलमान फराज हर बॉल गूगली कर रहा था। तो वो एक नया बच्चा हमें नजर आया पाकिस्तान साइड से। वरना अकील हुसैन एक है वेस्ट इंडियन, वो बड़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं। कल उसामा ने अच्छी बॉल की है। उन्होंने कल उसामा ने एक्चुअली बहुत अच्छी बॉल की है। हाँ,
4 ओवर में 14 रन देके एक खिलाड़ी को उसने आउट किया, वरना जब वो पाकिस्तान से खेल रहे थे तो ऑफ कलर नजर आ रहे थे, बिल्कुल उनकी वो बॉलिंग नहीं थी जो कि उनको करनी चाहिए। तो पाकिस्तान में तो उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, कल मगर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो इस वक्त हमारे पास सर्किट पे 2 स्पिनर्स इब्रार और उसामा नजर आ रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान का कोई आउटस्टैंडिंग स्पिनर नजर नहीं आ रहा है। और हम सब की नजर जो है साउथ शकील की भी परफॉर्मेंस पे बता दें साइम अयूब, बात यह है कि इसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी होना है, तो हम ऑब्वियसली इन्हीं में से अपनी नेशनल टीम भी बनाएंगे। इनका देखिए बात दरअसल ये है कि जो ओपनर्स होते हैं T20 में उन्हें ज्यादा मौका मिलता है, वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं, ज्यादा बेहतर लंबे स्कोर करते हैं। साउथ शकील 33 मैचेस बैठा रहा है क्वेटा की तरफ से, क्वेटा ने उसको खिलाया नहीं 33 मैचेस। जैसे ही वो चेंजेस आई हैं, सरफराज हटा है, रोसो वो आ गया कप्तान, और वॉटसन जो है वो कोच आ गए, तो उससे बड़ा फर्क पड़ा है। उन्होंने उसको खिलाया, ओपन कराया, और वो मैं खुद बड़ा सरप्राइज था और आउटस्टैंडिंग खेला है वो, जिस तरह की T20 की जिस तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए उस तरह खेला है। और टेस्ट क्रिकेट भी वो टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलता है। क्वेटा और लाहौर का आज मैच है, कौन फेवरेट है? बड़ा अच्छा है, क्वेटा की टीम थोड़ी सी बैलेंस है। लाहौर को जो लॉस हुआ है वो राशिद खान का हुआ है, जो मिडिल की जो 8 ओवर वो करा के आउट भी करता था और रन्स रोकता था, वो उसके पास मिसिंग है। उनके पास भी स्पिनर्स की शॉर्टेज है और वो स्पिनर्स को ढूंढेंगे। अब कल जो उनका जब पहला मैच हुआ था तो उसके अंदर उनके पास एक सलमान फयाज, मैंने जैसे बताया, उन्होंने जो है स्पिन गेंद की थी जो कि इतनी इंप्रेसिव नजर नहीं है। बाकी सारे फास्ट बॉलर्स ने उनके साथ बॉलिंग की। तो आज मुझे लगता है एक कोई नया स्पिनर वो डालेंगे और उन्होंने उनको डालना चाहिए। अदरवाइज इस पेस अटैक के साथ लाहौर के अंदर जिस तरह की उनकी बॉलिंग है उनको इतना सेफ नहीं नजर आ रहे। और शाहीन और हारिस ने बहुत ज्यादा जो है वेवेट किस्म की बॉलिंग कराई। मैं हैरान हूं कि उनको कैसे उन्होंने बॉलिंग इस तरह की कराई। हारिस जो है जो कि बिग बैश खेलने चले गए थे और पाकिस्तान हमारे साथ रहिएगा। इनफैक्ट हमने बात कंप्लीट कर ली है, तो हम कल फिर आपसे दोबारा बात कर लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, जहाँ सर्दी थी ना वहाँ सर्दी बढ़ रही है, तो लिहाजा ऑलमोस्ट हमारे बालाई इलाकों में हर जगह ही सॉर्ट ऑफ बारिश भी चल रही है, बर्फबारी भी चल रही है। और फुटेज ये देख लें ज़रा, खूबसूरत लग रहा है। वैसे ये खूबसूरत तो नहीं लग रहा, टेंशन ही होगी, बट हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो हमें टीवी पे देख के भाई रावलपिंडी डिवीजन में शदीद बारिश हो रही है, अभी तक बारिश हो रही है। इस्लामाबाद के हमने आपको बताई दिया था, दिखाई दिया था। फिर आपको पता है ना, पिंडी वगैरह में जब होती है बारिश तो नाना लई जो होती है वो ओवरफ्लो होने का बड़ा खतरा होता है। तो वो अब रावलपिंडी में वासा हमले की छुट्टियां मनसूख हो गई हैं। नशेबी इलाकों में नकासी आपका ऑपरेशन जारी है। नाना लई की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। अब तक 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। और कराची में भी आपको पता है आज हल्की बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बदीन में भी और अतराफ के जो अजला हैं वहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल बन सकती है। अदरवाइज पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है, तो आधा मुल्क जो है वो बारिशों और सर्दी की लपेट में है। दैट इज इट फॉर टुडे। वॉच आउट, लेट्स सी आज क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं। PSL के मैचेस भी हैं। वी कैन सी यू टुमारो। बाय।